न्यूज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की खबरों में। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सभी शासकीय स्कूलों में इंटरनेट सुविधा जल्द, एआई तकनीक से होगी पढ़ाई। दीपिका कक्कड़ कैंसर सर्जरी के बाद आईसीयू से आई बाहर। बार बार लक्ष्मण रेखा लांघने वाले दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस से हो गया आउट। और अब खबरें विस्तार से। सभी शासकीय स्कूलों में इंटरनेट सुविधा जल्द शुरू होने वाली है और एआई तकनीक से होगी पढ़ाई। रतलाम जिले के आलोट में शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनि विद्यालय और नवोदय स्कूल की डबल सौगात दी। 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इन दोनों स्कूलों के शुरू होने से आलोट में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास होगा। अब छात्रों को पढ़ाई के लिए रतलाम या फिर उज्जैन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकार्पण कार्यक्रम में कनाडा के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना बनाई है कि देश के सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी, एआई आधारित पढ़ाई करवाई जाएगी। वहीं निजी स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूलों में भी सुविधाएं दी जाएगी। कुछ सालों में सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ा है, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई है। बता दें कि आलोट के सांदीपनि विद्यालय में आसपास के 1600 से अधिक छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों को बस से सुविधा भी मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2025 में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में निजी स्कूलों के बजाय शासकीय स्कूल के बच्चों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं में भी सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जवाहर नवोदय विद्यालय से मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने रतलाम जिले के सिपावरा में शिप्रा और चंबल के मिलन स्थल तक क्रूज चलाने की बात भी कही है। बढ़ावा दिया जाएगा तो मुझे बताया गया है जहाँ शिप्रा महारानी और चंबल मिलती है वो मिलन स्थल आलोट के अंदर ही है। आज सुंदर फोटो है तो पहले तो हमारे माता की गांधी के नाम पर जयकारा लगा है, बोले शिप्रा महारानी और चंबल महिला की। हमने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारा गुरु चलाएंगे पानी का जहाज जो यहाँ तक आएगा जहाँ तक अपना मिलन स्थल है। ये टूरिज्म के लिए भी जन्म लेगा और भविष्य के लिए आपके क्षेत्र में और झारखंड जी आपके क्षेत्र में दोनों में जहाँ जहाँ आप जैसे चीजें कहोगे वो सब कुछ करते जाएंगे। पर्यटन के लिए आज मध्य प्रदेश देश के अंदर तीसरे नंबर पे आ गया और बहुत जल्दी भगवान आएगा तो हम 1 नंबर पर पहुंचने वाले हैं। हमारे राज्य की बेहतरी के लिए सभी क्षेत्रों में धीरे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं फिर अपना निवेदन करता हूँ, माननीय धर्मेंद्र जी के साथ बैठ करके हमारी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, लेकिन एक धन्यवाद और देता हूँ आपने उज्जैन। और अब अगली खबर। दीपिका कक्कड़ कैंसर सर्जरी के बाद आईसीयू से आई बाहर। टेलीविजन एक्टर शोएब इब्राहिम ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की हेल्थ अपडेट शेयर की है। दीपिका को हाल ही में स्टेज 2 लिवर कैंसर का पता चला था, जिसके बाद 3 जून को उनकी बड़ी सर्जरी हुई। अब शोएब ने अपने यूट्यूब व्लॉग पर खुलासा किया कि दीपिका अब आईसीयू से बाहर आ गई है। शोएब ने व्लॉग में बताया कि अब दीपिका की हालत में सुधार हो रहा है और वो बेहतर महसूस कर रही है। उन्होंने कहा, कल ईद अल अदा है और आज ऐसे शुभ दिन पर दीपिका आईसीयू से बाहर आ गई। मैं वास्तव में आभारी हूं कि वो आईसीयू से बाहर आ गई और हमारे साथ है। वो 3 दिनों तक आईसीयू में रही और सर्जरी के बाद उनकी हालत में सुधार होता रहा। शाम के समय डॉक्टरों ने उन्हें कमरे में शिफ्ट करने का फैसला किया। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगी क्योंकि सर्जरी बड़ी थी। वो 14 घंटे तक ओटी में रही। कल बकरीद है यहाँ पे और आज रोजा था अरफा का। और दिन देखो, आज ही के दिन दीपिका माशाल्लाह आईसीयू से बाहर आई है, तो हम रूम में हैं अभी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज रोज़ा था, कल ईद है यहाँ पे, और जो भी आज ईद मना रहे हैं
ईद उल अज़हा, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड यस, आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दीपी जो है वो ICU से बाहर आ गई है, आज रूम में है साथ में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है वो ठीक हैं अभी। बस 3 दिन थी वो ICU में और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल होती गई, अच्छी होती गई। एंड आज जो है डॉक्टर्स ने बोला कि ओके नाउ अभी आप बहुत बेहतर हैं, अभी आप ICU से हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं और रूम में लेके आ रहे हैं। शाम के आसपास वो उसको वहाँ पे शिफ्ट किया है रूम में। एंड बस अभी यहाँ पे शायद 3, 4 या 5 दिन जितने भी डॉक्टर्स बोलते हैं अभी यहाँ पे रहेगी वो, क्योंकि सर्जरी जो है वो मेजर है। आई थिंक आप में से कई लोगों ने देखा होगा, मैंने स्टोरी पोस्ट करी थी, 14 घंटे तक दीपी जो है वो OT में थी और वो बहुत ही मुश्किल एक वक्त था। लाइक हम सब, क्योंकि पता था कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हाँ शाम हो सकती है, तो इतना आइडिया था। लेकिन 8:30 बजे मैं दीपिका को OT पे छोड़ के आया था एंड 11:30 वो बाहर निकली, मैं उससे मिला, वो भी सीधे ICU में जब उसको शिफ्ट किया। तो 6-7 बजे के बाद थोड़ा सा ना मुझे भी पैनिक होने लगा था, घर में सब लोग पैनिक करने लगे थे कि क्या है कैसा क्या है, और अंदर से कोई ऐसी कुछ खबर आ नहीं रही थी। और एक होता है ना कि कभी घर में ऐसा कभी देखा नहीं था कि इतनी बड़ी सर्जरी किसी की हो। सुना था कि हाँ कभी कभी ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरीज भी होती हैं, तो 5-6 के बाद थोड़ा सा पैनिक हो गया था। लेकिन एक चीज़ की तसल्ली थी, क्योंकि जो डॉक्टर सोमनाथ हैं जिन्होंने दीपिका का पूरा ये सर्जरी की है, जो लिवर ट्रांसप्लांट के सर्जन है बेसिकली यहाँ पे, तो उनके अंडर में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर संकेत, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर हम बाहर नहीं आए तो आप समझना कि सब सही जा रहा है। अगर कोई ऐसी बात होती है या हमें कोई और डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब अर्जेंट बेसिस पे, तो हम रिलेटिव्स से पूछते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक ये चीज़ थी कि चलो मतलब नहीं आ रहे हैं पूछने, तो ठीक है सब सही जा रहा है, तो वो था। बट फिर भी जो एनेस्थेटिक डॉक्टर थी, डॉक्टर शर्मिला, वो रात को 8:30 के आसपास वो बाहर आई थी। उन्होंने मुझे बुलवाया और उन्होंने बताया कि टेंशन मत लेना, सब ठीक है, सब सही जा रहा है और इतना प्रोसेस हो गया है, बस थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो और बचा है, तो 1-2 घंटे के अंदर, 2-2.5 घंटे में वो बाहर आ जाएंगी, उनको ICU में शिफ्ट करेंगे। तो ये है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा। बस अब इंतज़ार है कि धीरे धीरे दिन ब दिन दीपिका की जो है वो रिकवरी होती जाएगी। अभी हो भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट डे से देखा जाए तो आज में बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उसको ICU से शिफ्ट कर दिया है। बट ये सभी क्योंकि है तो थोड़ा सा पेन रहता है, स्टिचेस में वो रहेगा। लेकिन हाँ सारी चीज़ें जो हैं वो बेटर हैं। ब्लड रिपोर्ट्स जो रोज़ हो रहे हैं वो भी बेहतर है। मूवमेंट है इसका, चलना फिरना दीपिका का जो है वो शुरू हो गया है, स्लोली चल रही है, वॉक कर रही है, नॉर्मल डाइट पे अभी आ गई है। 3 दिन सिर्फ लिक्विड पे थी, बट आज से उन्होंने नॉर्मल डाइट जो है धीरे धीरे वो शुरू किया है। तो ये है। एंड थैंक यू आप सबका। हालांकि मैंने स्टोरी डाली थी, मैंने बोला था कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबको सामने से मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप सबने बहुत दुआएं करी हैं, बहुत सारे मैसेजेस करे हैं, बहुत सारी दुआएं भेजी हैं, अपने अपने तरीके से आप सबने प्रेयर किया है, अपने अपने तरीके से आप सबने मतलब बहुत से लोगों ने हर एक उस शख्स को जिसने एक बार भी दीपी के लिए प्रे किया होगा, उसके दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आप सबकी दुआओं का नतीजा है, अल्लाह का रहम व करम है कि आज दीपिका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है। सर्जरी बहुत अच्छे से रही, जो भी उसका ट्यूमर था वो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें वो बाहर आ गई हैं। एंड गॉल ब्लैडर भी उसका निकाला है क्योंकि उसमें स्टोन था। एंड यस, क्योंकि लिवर में ट्यूमर था तो लिवर का कुछ पोर्शन, कुछ परसेंट, बहुत ही कम, जितना मुझे डॉक्टर सोमनाथ ने बताया था, वो भी कट किया है उसके साथ में। बट वो बोल रहे थे कि उसमें कोई ऐसा स्ट्रेस वाली बात नहीं है, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद रीजनरेट करता है। लेकिन हाँ, इसके बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि रिकवरी अच्छे से हो। और रूहान भी, आप में से कई लोग रूहान का भी पूछ रहे थे, रूहान भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला बस अगर एक कोई तकलीफ देता है तो उससे निकलने के लिए आपको मजबूत भी बनाता है, या जो भी है। मैं सही से उसको बोल पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह करम है कि अल्लाह पाक ने रूहान को इतना सब्र दिया है कि उसने 3 रात दीपिका के बिना
घर पे निकाली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था। घर पे सब थे, मम्मी थी, अम्मी थे, नाजा खाला, बेटी खाला, रेहान से याद आया कि रेहान की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो भी कल डिस्चार्ज हुआ है। 4 दिन वो भी एडमिट था, वो एडवांस में एडमिट था जहाँ पे डॉक्टर तुषार हम जाते हैं, देखते हैं, तो उसको भी तकलीफ हुई थी। उसको भी पेट में कुछ सीवियर इन्फेक्शन हुआ था जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था और हमें लगा था कहीं अपेंडिक्स वगैरह ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा उसको शायद पानी वानी की कमी हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो गया था, तो वो भी 3-4 दिन वो भी एडमिट था। जिस दिन दीपिका मंडे को एडमिट हुई थी, यहाँ पे हम एडमिट हुए थे, मंडे को वो भी एडमिट हुआ था और वो कल डिस्चार्ज हुआ है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। तो ये रूहान का मैं बोल रहा था कि रूहान बहुत बेटर रहा, उसने 3 दिन निकाले। कल रात में वो काफ़ी रोया है, तो आज उसको बुला लिया था यहाँ पे। अभी वो रहा थोड़ी देर, जब शाम को दीपिका से मिला, खेला, बातचीत करी, मस्ती जो भी उसको करना है वो करा, एंड रात में फिर वो घर छोड़ दिया, उसको घर चला गया है। वो हैप्पी गया है, नन्ना के साथ, दादा के साथ वो घर गया है। तो ये है, यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से। लेकिन फिर भी दुआ में याद रखिएगा दीपिका को कि पूरी तरीके से वो रिकवर हो जाए। एंड जो भी उसका ट्यूमर निकाला है वो अभी बायोप्सी के लिए गया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो उसका रिपोर्ट जो है वो 1-8 हफ्ते के बाद आएगी। तो ये है, कल ईद है, इस बार ईद मैं नहीं जा पाऊँगा घर पे, तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा वक्त आता है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबको ईद मुबारक हो एडवांस में, और जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अब इंशाल्लाह अगर सब सही रहा तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं एक अच्छा सा ब्लॉग निकालूंगा दीपी के साथ, उससे भी आपको सलाम दुआ हाय हेलो मैं करवाऊंगा। तो बस ध्यान रखिए आप सब। फिर से दिल से बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, हर एक शख्स का जिसने दीपी के लिए दिल से दुआ की है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आप सबको खुश रखे, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। और अब अगली खबर, बार बार लक्ष्मण रेखा लांघने वाले दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस से हो गया आउट। अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ अब गाज गिरना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने इसके संकेत दिए। पार्टी की लक्ष्मण रेखा कई बार लांघ चुके लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है। बता दें कि लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी से लेकर उमर अब्दुल्ला पर आपत्तिजनक बयानबाजी की। बार बार पार्टी विरोधी बयान देने के कारण लक्ष्मण सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया। जो सफाई उन्होंने दी उससे पार्टी की अनुशासन समिति संतुष्ट नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश के दौरे पर यह स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लक्ष्मण सिंह को पार्टी से निकाला जाना तय हो चुका है। इस संबंध में एआईसीसी में औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने बयान जारी कर लक्ष्मण सिंह के निष्कासन को लेकर इशारा भी कर दिया है। बार बार पार्टी विरोधी बयान देने के कारण लक्ष्मण सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया। जो सफाई उन्होंने दी उससे पार्टी की अनुशासन समिति संतुष्ट नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश के दौरे पर यह स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लक्ष्मण सिंह को पार्टी से निकाला जाना तय हो चुका है। इस संबंध में एआईसीसी में औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने बयान जारी कर लक्ष्मण सिंह के निष्कासन को लेकर इशारा कर दिया है। और अब अगली खबर, भारत की सबसे लंबी सुरंग T50 से गुजरी वंदे भारत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया सफर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण कश्मीर को रेल मार्ग के जरिए देश के शेष हिस्सों से जोड़ने का सपना साकार हो पाया है। उन्होंने कहा कि देश का दशकों से जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। ये कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच पहली सीधी रेल सेवा है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग से होकर गुजरेगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो वंदे भारत ट्रेन में सफर करते नजर आ रहे हैं जो T50 सुरंग से गुजरती नजर आ रही है। इस वीडियो के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि T50 भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण कश्मीर को रेल मार्ग के जरिए देश के शेष हिस्सों से जोड़ने का सपना साकार हो पाया है। उन्होंने कहा कि देश का दशकों से जम्मू श्रीनगर
बारामूला रेलवे लाइन का सपना था। इसमें कई कठिनाइयां थी, जैसे ऊंचे पर्वत और गहरी घाटियां, लेकिन हमें प्रकृति से नहीं लड़ना। पुलों और सुरंगों के नेटवर्क के माध्यम से ये रेलवे लाइन हकीकत में तब्दील हो गई। रेल मंत्री ने कटरा में पीएम मोदी द्वारा कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर कहा कि ये प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और ठोस प्रयास के कारण संभव हुआ है। और अब अगली खबर। देश की आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। नागपुर में बोले मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा कि देश की आजादी के लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे। हर जगह आग भड़क उठी थी। इसके बाद आंदोलन की आग कभी शांत नहीं हुई। प्रयास जारी रहे। इन सब के योग से ही हमें आजादी मिल सकी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा, देश की आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, सामूहिक विचार की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। संघ का काम एक दो लोगों का काम नहीं। संघ जो भी करता है, जो भी बोलता है, वो सामूहिक निर्णय से ही तय होता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि देश को आजादी किसकी वजह से मिली, इसको लेकर तो हमेशा से ही बहस होती रही, लेकिन हकीकत ये है कि आजादी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली। इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे। हर जगह आग भड़क उठी थी। इसके बाद आंदोलन की आग कभी शांत नहीं हुई। प्रयास जारी रहे। इन सब के योग से ही हमें आजादी मिल सकी। स्वातंत्र्य कोणामुळे मिळालं अशी चर्चा चालते आपल्याकडे। खरं पाहिलं तर कोणा एकामुळे मिळालं का? 1857 पासून प्रयत्न सुरू झाले स्वातंत्र्याचे। तेव्हा जो सगळीकडे स्वातंत्र्य युद्धाचा आगडोंब उसळला, त्याच्यानंतर ती आग कधीच शांत झाली नाही। ती प्रेरणा सतत चालत राहिली। काळाच्या ओघामध्ये अनेक प्रकार कामांचे त्यातनं उभे राहिले, अनेक प्रकारचे प्रयत्न झाले आणि या सगळ्यांचा सम टोटल, ज्याला इंग्रजीत म्हणतो, असा परिणाम म्हणून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं। हे जरी खरं असलं तरी ज्यांच्या हयातीत ते मिळालं त्यांच्या खात्यामध्ये ते जाणार याच्यात काही वावगं नाही। कारण ती एक स्वीकारण्याची गोष्ट असते, श्रेय। श्रेय स्वीकारणं हेही ज्यांचं नाही त्यांच्या डोक्यावर आलं तर अहंकार येतो। श्रेय मिळालेलं पचवणं हे ज्यांना संभव आहे, इतकी खोली आणि उंची ज्यांच्या चरित्राची आहे त्यांनाच ते शक्य असतं आणि कोणाला तरी ते घ्यावं लागतं। म्हणून ते श्रेय असं कुठेतरी मिळतं। परंतु खरं हे सगळंच मिळून केलेलं काम असतं आणि प्रत्येकाचा त्याच्यात वाटा असतो। आणि तो वाटा या प्रकारचा असतो की कोणी काय केलं तर मला सरसंघ चालक केलं तर मला संघाविषयी बोलावं लागतं। निर्णय लोक येतात, त्यांच्यासमोर बसून त्यांना संघ सांगावा लागतो, त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं द्यावी लागतात। माझ्यापेक्षाही चांगला संघ सांगू शकणारे किंवा उत्तर देऊ शकणारे संघात आहेत, पण त्यांना ही जबाबदारी नाही आहे। तर मी हे केलं म्हणजे मी फार मोठा आहे असं नाही आहे। ते हे करत नाहीत म्हणजे त्यांना जमत नाही असं नाही आहे। महत्व कोण काय करतो याचं नाही आहे, कोण कसा आहे याचं महत्व आहे। संघाचा स्वयंसेवक हा दिसण्यापेक्षा असण्याकडे जास्त लक्ष देतो। दिसण्याचंही महत्व जगात आहे, ते संघ नाकारत नाही, स्वयंसेवक नाकारत नाही। परंतु असो आम्ही सुखाने पत्थर पायातील मंदिर उभवणे हेच आमुचे शील, हा त्याचा स्वभाव आहे। त्याच भावनेने एखाद्या वेळेला
मंदिराचा कळस व्हायला त्याला सांगितलं तर तो होतो, कारण ते कामासाठी आवश्यक असतं म्हणून. पण त्याची. और अब अगली खबर, दिल्ली हवाई अड्डे से रद्द रहेंगी 114 उड़ानें, 3 महीने यात्रियों को होगी असुविधा. दरअसल नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हर रोज बड़ी संख्या में उड़ानें रहती है. आने वाले 3 महीनों में कुल 114 उड़ानों को रद्द किया गया. इसके पीछे की बड़ी वजह भी सामने आ गई है. दिल्ली हवाई अड्डे से 114 उड़ानें रद्द रहेगी. इससे सभी उड़ानें अगले 3 महीनों तक रद्द रहेगी. परिचालक डायल ने शुक्रवार को कहा कि रनवे को बेहतर बनाने के कार्यों हेतु रनवे बंद होने के कारण 15 जून से 3 महीने के लिए 114 उड़ानें रद्द रहेगी. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड यानी कि डायल के मुताबिक रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या कुल दैनिक उड़ानों का 7.5% है. रनवे RW10/28 को बेहतर बनाने का कार्य अब 15 जून से 15 सितंबर तक किया जाएगा. रनवे पर विमानों की अधिक आवाजाही के कारण इस कार्य को मई में स्थगित कर दिया गया था. रनवे को CAT-3 के अनुरूप बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट प्लानिंग सिस्टम को उन्नत किया जाएगा, जिससे कोहरे के मौसम में कम दृश्यता की स्थिति में भी उड़ान संचालन संभव हो सकेगा. देश के सबसे बड़े और व्यस्तम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रतिदिन लगभग 1450 उड़ानों की आवाजाही होती है. IGIA पर 4 रनवे RW9/27, RW11, R29, LRW और 2 परिचालन टर्मिनल है. T1 और T3. टर्मिनल T2 वर्तमान में रखरखाव कार्यों के लिए बंद है. और अब अगली खबर, गढ़चिरौली में 13 आत्मसमर्पित नक्सलियों का सामूहिक विवाह. शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री तथा जिले के पालक मंत्री गढ़चिरौली जिले के दौरे पर आए थे. इस दौरान उनकी उपस्थिति में जिला पुलिस मुख्यालय स्थित शहीद पांडु आलाम समाग्रह में करीब 13 समर्पित जोड़ों का सामूहिक विवाह रचाया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहपाल मंत्री एड आशीष जायसवाल, LLEML के प्रबंध संचालक बी प्रभाकरण, विधायक धर्मराव बाबातराम, विधायक डॉक्टर मिलिंद नारोटे, पुलिस उप महानिरीक्षक अंकित गोयल, जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल समेत अन्य अधिकारी वर्ग उपस्थित थे. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के सामूहिक विवाह समारोह पर सीएम ने कहा, आज सामूहिक विवाह समारोह में 13 जोड़े जो पहले नक्सली थे उनकी शादी हुई. उन्होंने न केवल आत्मसमर्पण किया बल्कि मुख्य धारा में भी शामिल हुए. आज ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का आत्मसमर्पण यहाँ पर मेरे सामने हुआ है. करीब 12 ऐसे माओवादियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है जिन पर 1 करोड़ से भी ज्यादा इनाम रखा हुआ था. पहली बार शस्त्र के साथ भी आत्मसमर्पण हुआ है और एक प्रकार से इस आत्मसमर्पण ने ये बता दिया है कि माओवाद की कमर टूटी है, माओवाद पर विश्वास समाप्त हुआ है. अब वो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया उस संविधान को उन्होंने स्वीकारा है और माओवाद को आज नकारा है. मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की घटना है. अभी महाराष्ट्र में बहुत कम माओवादी बचे हैं, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वे लोग तुरंत आत्मसमर्पण कर दे. हमारी आत्मसमर्पण की नीति के तहत हम उनको मुख्य धारा में लाएंगे, उनको पुनर्वसित करेंगे. अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी. सर, एक संयोग भी आज बना, आप विवाह समारोह में भी शामिल हुए कि ये भी बहुत मेरे लिए बहुत आत्मिक खुशी की बात है कि 13 इस प्रकार के दाम्पत्य का विवाह आज हुआ है जो समर्पित माओवादी है और आज उनका विवाह यहाँ पर हुआ है. उस विवाह समारोह में मैं उपस्थित था और एक प्रकार से जो लोग जंगल के अंदर हथियार लेकर संघर्ष कर रहे थे, भारत के संस्थानों के प्रति संविधान के खिलाफ आचरण कर रहे थे, उन्होंने न केवल संविधान की मुख्य धारा में आने का फैसला किया और अब वो फैसला करने के बाद एक आम नागरिक की तरह वैवाहिक जीवन में वो लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं. उन्होंने विवाह किया है. एक प्रकार से उनके जीवन को एक नई दिशा इस विवाह के कारण मिली हुई है. ये जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं ऐसे सभी जिनका आज विवाह हुआ है ऐसी दंपत्ति को मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ, दिल से शुभकामनाएं देता हूँ
और ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करता हूं। शेवटचा प्रश्न। और अब अगली खबर। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जूनियर डॉक्टर ने किया सुसाइड और चौथी मंजिल से लगाई छलांग, रैगिंग का आरोप। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। यह जूनियर डॉक्टर ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसके साथ रैगिंग की गई थी, जिसके बाद से वो काफी परेशान था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक जूनियर डॉक्टर के परिजनों ने आरोप लगाया कि शिवांश गुप्ता ने सीनियर्स द्वारा की गई रैगिंग से परेशान होकर सुसाइड किया है। मृतक के चाचा दिनेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिवांश गुप्ता ने आत्महत्या करने के 3 दिन पहले अपनी मां को फोन किया था। शिवांश ने फोन पर अपनी मां से कहा था कि उसने नई बाइक ली है। इसी को लेकर उसके सीनियर उसको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते वो डिप्रेशन में रह रहा है। मृतक के चाचा दिनेश गुप्ता का कहना है कि शिवांश गुप्ता ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि उसके सीनियर ने उसको 3 घंटे तक न केवल कमरे में बंद रखने के लिए रखा था, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। मृतक के परिवार ने इस मामले की कई हाई लेवल कमेटी से जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने सभी आरोपी छात्रों के मोबाइल भी सर्विलेंस में लगाकर उनकी डिटेल निकालने की बात की। परिजनों ने इस घटना के लिए पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना को जिम्मेदार ठहराया है। ये आज जो है, जब उनकी मदर भी अभी आई, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी शिवांश की, और शिवांश मेरा भतीजा था। तो उन्होंने डीन को भी क्लियर बोला कि मतलब तो रैगिंग के कारण मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है, और डीन ने सारे लड़कों को इतना दबा के रखा है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। डीन अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, जबकि क्लियर कट ये मामला रैगिंग का मामला। 3 दिन पहले उसकी रैगिंग हुई थी, और उसने अपनी मदर को बताया कि हमारी रैगिंग हुई है। एक लड़के ने उसको 3 घंटे तक रोक के रखा, मारपीट की उसके साथ, उसको परेशान किया गया, और लड़का डिप्रेशन में आ गया 3 दिन से। और चूँकि हॉस्टल में क्या उसका रूम पार्टनर भी नहीं था, तो लड़का थोड़ा इंट्रोवर्ट था, तो बहुत जल्दी घबरा गया और उसने सुसाइड कर लिया। और परसों रात को जो इनके दोस्त है, उनके साथ ये 1 बजे तक बैठा रहा, और 2 लड़के थे, यूवी सिंह और एक मयंक, उनके घर गए और रात को 1 बजे तक बैठा रहा। तो उस लड़कों ने बताया कि ये बहुत टेंशन में था। और इसके बाद मैं अभी जब सुबह चाय पी रहा था दुकान पर, एक तो हॉस्टल के बगल में दुकान थी, तो उससे बात किया तो उसने बताया कि लड़का 3 दिन से टेंशन में था बहुत ज़्यादा। और उसने बताया कि पता नहीं चल रहा था ये लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो दुकान वाला चूँकि अब सबको जानता है, वहाँ ड्यूटी भी करता है हॉस्टल में, तो उसने बताया कि लड़का 3 दिन से टेंशन में था। ये मदर ने बताया, मदर ने डीन से खुद सामने कंप्लेन किया डीन को। अब मदर की तो हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उस कंडीशन में उसने डीन को बहुत कुछ सुनाया, और डीन को भी बताया कि लड़के की हमारी रैगिंग हुई है 3 दिन पहले, परेशान किया गया, मारा गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या किया। तो मेरा ये कहना है कि डीन क्या है, बहुत सारे मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह, क्योंकि हर आदमी को अपनी कुर्सी पहले से, तो उन्होंने लड़कों तक को दबा दिया कि इंटरव्यू न देने दिया जाए लड़कों को, किसी को कोई लड़के का स्टेटमेंट नहीं देने दिया गया किसी को, ना लड़के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मेरा ये था कि उसका मोबाइल तो खैर निकल गया है, मैंने बोला उसे डाटा रिट्रीव, साथ साथ उनके जो 7 लड़के हैं, खासकर जैसे एक लड़का का मैंने बताया यूवी सिंह है, और मयंक है, और एक जाहिर हुसैन है, जो इनके साथ लड़के, इनके मोबाइल की डेटा निकलवाइए तो आपको फैक्ट पता चल जाएगा कि ये केस जो है रैगिंग का मामला था और आत्महत्या का। क्योंकि ये सारी चीज़ें शेयर तो की है। वो लड़का रात को 1-1:30 बजे तक उस लड़के के घर में बैठा था, और रात को 11 बजे एक लड़का उनको लेके गया उसके घर में। ये सारी चीज़ उनको डिस्कशन हुई है, लेकिन क्या हो गया, डर के मारे ये लोग ने केस को दबाना चाह रहे हैं कि जिससे कि ऊपर न जाए केस। तो मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। मैं शासन से रिक्वेस्ट करूँगा, खासकर मुख्यमंत्री जी से भी,
और प्रधानमंत्री को ये सोच कि आज के ज़माने में यदि रैगिंग हो रही तो बहुत शर्म की बात है, और एक परिवार उजड़ गया रैगिंग का, जिनका एक बच्चा अकेले बच्चा था और आज उसने सुसाइड कर लिया। कितना बड़ा आघात है उस परिवार में, आप नहीं समझ सकते। तो मेरा यही है कि इसमें उचित कार्रवाई शासन किया जाए और डीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो अभी भी इस केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको लीपापोती कर दिया है, छात्रों को अलग कर दिया, कोई बोल नहीं रहे छात्र, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा छात्र, इनको दबा के रखा गया है छात्रों को। तो उनके केवल हमारा ये है कि उनके मोबाइल के डेटा सबके रिट्रीव कराए जाएं, उससे आपको फैक्ट पता चल जाएगा क्या फैक्ट है। कल मेडिकल कॉलेज में एक छात्र ने हत्या कर ली, क्या मामला है? थाना गढ़ा स्थित मेडिकल कॉलेज में छात्रावास से शिवांश गुप्ता नाम का छात्र चौथी मंजिल से कूद गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें थाना गढ़ा में मर्ग पंजीबद्ध कर उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। अब परिजनों के कथन लिए जाएंगे, साथ ही वो हॉस्टल में जो उसका रूममेट था और आसपास जो लोग रहते थे और प्रबंधन के कथन लिए जाएंगे और इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से इसमें कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घर वाले लोग का आरोप है कि लड़के ने एक दिन पहले फोन किया था कि मेरे साथ रेगिंग होती है। कोई भी बात जो घर वाले, चाहे रेकिंग की बात हो या कोई प्रताड़ना की बात हो या कोई भी अन्य साक्ष्य हो, अगर किसी भी तरह का आपराधिक तत्व का समावेश इस जांच के दौरान पाया गया तो निश्चित रूप से जो दोषी हैं या जिन घटना को कारित करने में उसको प्रताड़ना दी है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जांच टीम भी बन रही है, जांच टीम भी बन रही है। इसमें एक उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में सारे पहलुओं की जांच की जाएगी और कोई भी अगर आपराधिक तत्व का समावेश हुआ तो इसमें FIR दर्ज की जाएगी और इसका निराकरण किया जाएगा। और अब अगली खबर, मुर्गों की लड़ाई में बकरी को बनाया जुए का इनाम, उसे भी पुलिस ले गई साथ। दरअसल ओडिशा में मुर्गों की लड़ाई के दौरान एक बकरी को जुए में इनाम के तौर पर रखा गया है। हालांकि जुए की भनक लगते ही पुलिस ने छापा मारा और वहां मौजूद बकरी सहित अन्य सामानों को जब्त कर लिया गया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले के गोरगुड़ा गांव के पास एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ मुर्गों की लड़ाई का आयोजित की गई थी। इसमें एक बकरी को जुए का इनाम बनाया गया था। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वैसे ही छापा मारकर पुलिस ने न केवल सिर्फ बकरी को जब्त कर लिया बल्कि कई मोटरसाइकिल और बाकी सामान भी अपने साथ ले गए। दरअसल गोरगुड़ा के पास कुछ लोग मुर्गों की लड़ाई का खेल खेल रहे थे, साथ ही वहां खुलेआम सट्टेबाजी भी चल रही थी। जीतने वाले को इनाम में एक बकरी दी जानी थी जो वही एक खंबे से बांध कर रखी गई थी। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो मलकानगिरी के SDPO की अगुवाई में एक टीम मौके पर पहुंची। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को देखा तो सबके सब वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने जो सामान मौके पर था वो जब्त कर लिया है। सेटा तो मैं ना हो तीन टा भरा कोटे जी दुई तीन मास बंचु जीव पकड़ो कर रहे हैं। राहुल कुमार राहुल भाई लाइट बजा
और अब अगली खबर, भाजपा और नीतीश ने बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया। राहुल गांधी का ये बड़ा हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार में भाजपा नीतीश सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को ज्ञान की भूमि से अपराध की राजधानी में बदल दिया है। उन्होंने जाति जनगणना की मांग दोहराई और कहा कि इससे पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का पता चलेगा। उन्होंने रोजगार की कमी और ऋण माफी में पक्षपात पर भी चिंता व्यक्त की। बिहार की ऐतिहासिक विरासत के पतन पर दुख जताया। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि जाति जनगणना से देश में पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों की व्यक्तियों की सही संख्या का पता चलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनगणना ये निर्धारित करने में मदद करेगी कि क्या इन समुदायों का नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। राहुल गांधी ने दावा किया कि दलितों, ओबीसी की 90% आबादी उच्च पदों पर नहीं है। उन्होंने बिहार में रोजगार के अवसरों की भारी कमी पर भी प्रकाश डाला, जिसके कारण कई लोग दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश करने को मजबूर हो गए। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। तो ये है बिहार का मतलब, ये है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं। और अब अगली खबर, 3 महीने बाद ही बीजेपी भूल गई अपने वादे। आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता पर साधा निशाना। शुक्रवार को पत्रकार से बात करते हुए आप नेता ने निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम ने राजनिवास मार्ग पर अपने लिए 30 कमरों के 2 बंगले आवंटित करवाए हैं, उनमें बड़े बड़े जनरेटर लगवाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की सत्ता पाने के 3 महीने बाद ही भाजपा के कई दावों की पोल खुल गई। आपने कहा कि बीजेपी नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा बनाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद ही महल में रहने जा रही है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमले किए। आप नेता अनिल झा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सीएम रेखा गुप्ता को 2 आलीशान बंगले आवंटित किए गए हैं। बंगले का पता 1/8 और 2/8 राजनिवास है। एक बंगले में 15 कमरे हैं, दोनों बंगले में कुल 30 कमरे हैं। दोनों बंगलों के रेनोवेशन का आदेश दिए जा चुके हैं। दोनों बंगलों में बिजली के 62 kVA के 14 जनरेटर लगाए जाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि इन 30 कमरों में कितने AC लगेंगे। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अंत्योदय पर काम करेंगे, तो काम दिल्ली पर अंत्योदय का हो क्या रहा है। झुग्गियां तोड़ दी जा रही हैं। जो रेहड़ी पटरी ठेला रेला वाले जो बेचारे दिन में 300-400 रुपया कमा रहे हैं, उसको उजाड़ करके फेंका जा रहा है। मैं लाजपत नगर परसों गया, एक भी बेचारे जो जुराब बेचते थे, जो तोलिया बेचते थे, जो रुमाले बेचते थे, जो क्या कहते हैं शकरकंदी वगैरह का काम करते थे, छल्ली का काम करते थे, जलजीरे का काम करते थे, वो सारी पटरियां उजाड़ के फेंक दी गई। यही सरोजनी नगर में हुआ, यही जंगपुरा में हो रहा है, यही पूरी दिल्ली के अंदर तबाही मच रही है।
उसको लेकर के चिंता नहीं। हम क्या समझे, ये सरकार गरीबों की सरकार है क्या? ये गरीबों के विरुद्ध एक षड्यंत्र और एक संगठित गिरोह काम कर रहा है ये। और मुझे लग रहा है ये जो माया महल बन रहा है, ये इस माया महल में इस संगठित गिरोह पूरी दिल्ली को तबाह करने का षड्यंत्र बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विद्वान विचारक जो दीनदयाल शोध संस्थान में बैठ करके अपनी मुख्यमंत्री के लिए 30 कमरों का महल जो तैयार कर रहे हैं, जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आज से 7 महीने पहले 8 महीने पहले बोलते थे कि जी इतना खर्चा करने की आवश्यकता क्या थी, इतना कैसा क्या था, तो ठीक है ना जी, तो पहले से जो अलॉटेड जो मुख्यमंत्री के आवास थे आप रह लेते उसमें, इतना खर्चा करने की अब क्या जरूरत थी? अब फिर दोबारा नए तरीके से उन सब पर खर्चा होगा और खर्चे हो भी रहे हैं। हमारे इस बात की पुख्ता जानकारी है, जिस प्रकार से उस माया महल को बनाने का जो एक जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, तो अब हमारे को भी वॉच रखने की आवश्यकता है। हम भी वॉच रखेंगे कि आपने जिस प्रकार से आरोप लगाए, अब आपकी बारी आ रही है तो आपके आरोप कहां गए? तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, सरकार के पैसों का जो दुरुपयोग करने का प्रयास कर रही है सिक्योरिटी के नाम पर या गाड़ियों के काफिले के नाम पर, या दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के मध्यवर्गीय लोगों का और दिल्ली के उच्च श्रेणी के लोगों जो अपने टैक्सेस का पैसा देते हैं, उनका पैसा है। और मुझे लगता है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अब माया महल में कैसे दिल्ली चलेगी, अब हम इसको देखते हैं और हम इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। आपके सादा जीवन, उच्च विचार, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतिम श्रेणी, इस तरह के जो भाषण हैं, इस भाषणों से परे जाकर के मैं दिल्ली की सरकार से आग्रह करूंगा, जो उसको चला रहे हैं जो लोग, और ऐसे इनके मंत्री हैं, इनके मंत्रियों की स्थितियां देख लीजिए, वो किस लग्जरी तरीके से चलते हैं। वो सिरसा साहब को देख लीजिए, उनको पता नहीं कौन सा थ्रेट है, उनको आज तक हमको नहीं पता चला। उनके साथ जो है, हम भी हवाई जहाज में जा रहे थे तो हम सबको एक तरफ धक्का मार के कर दिया, सिरसा साहब को अकेले ले गए सिक्योरिटी वाले। मैंने इनको कहा बात का खतरा है जी, इतनी ह्यूज सिक्योरिटीज है उनके पास। ये सब सत्ता की हनक है और कुछ नहीं है, और गरीबों की चिंता नहीं है। और अब अगली खबर, असम में सामान्य हो रहे हालात घटने लगा, नदियों का जलस्तर, सिक्किम में राहत लेकर पहुंचा हेलीकॉप्टर। मानसूनी बारिश का कहर झेल रहे पूर्वोत्तर राज्यों में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहे असम में भी अब स्थिति सुधर चुकी है। खतरे के निशान को पार कर चुकी ब्रह्मपुत्र समेत तमाम नदियों का जलस्तर भी अब घटने लगा है। तमाम जिलों में बारिश कम हो गई है। वहीं भूस्खलन प्रभावित सिक्किम के चट्टन में सेना का हेलीकॉप्टर 1300 किलो राहत सामग्री लेकर पहुंचा। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम की बात करें तो यहाँ अब हालात सुधर चुके हैं। बारिश कम होने से ब्रह्मपुत्र समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि राज्य के 18 जिलों में 4 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित है। अधिकारियों ने बताया कि ब्रह्मपुत्र धुबरी में, कोपिली, धर्मतूल में, बराक नदी, हैलाकांडी के काटाखल में और कुशियारा श्रीभूमि में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ कामरूप जिले में एक व्यक्ति लापता हो गया। वहीं गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में शनिवार सुबह भूस्खलन हुआ और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। और अब अगली खबर, पानी के लिए तरसा पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया। 4 बार पत्र लिखकर सिंधु जल संधि बहाल करने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर की गई कार्रवाई से पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। भारत की सिंधु जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत के खिलाफ हमले की कोशिश कर रहा पाकिस्तान अब पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। इसलिए वो लगातार भारत के सामने गिड़गिड़ाकर सिंधु जल संधि को बहाल करने की अपील कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान करीब 4 बार भारत को पत्र लिखकर सिंधु जल संधि दोबारा शुरू करने की गुहार लगा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत के खिलाफ हमले की कोशिश कर रहा पाकिस्तान अब पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। इसलिए वो लगातार भारत के सामने गिड़गिड़ाकर सिंधु जल संधि को बहाल करने की अपील कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान करीब 4 बार भारत को पत्र लिखकर सिंधु जल संधि दोबारा शुरू करने की गुहार लगा चुका है। आतंक के खिलाफ लड़ाई, एकजुट ब्रिक्स देश भारत की जीरो टॉलरेंस नीति से सहमत, ओम बिरला बोले वित्तीय मदद रोकना अहम। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। भारत समेत ब्रिक्स देशों के संसदीय फोरम के ब्राजीलिया में आयोजित 11वें वार्षिक सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहले पर सभी 10 देशों ने साझा बयान जारी कर
आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता भी जताई। सभी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति का पुरजोर समर्थन किया। सम्मेलन के दौरान कई दौर की गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक व्यापार व अर्थव्यवस्था, अंतर संसदीय सहयोग, वैश्विक शांति और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहमति बनी। सम्मेलन में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया शामिल रहे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे ओम बिरला ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख को भी पूरी गंभीरता के साथ उठाया है। और अब अगली खबर। ईद उल अजहा पर भारत बांग्लादेश सीमा पर सौहार्द का दृश्य, बीएसएफ और बीजेपी के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान। ईद उल अजहा के पावन अवसर पर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सौहार्द और मित्रता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला था। फुलबाड़ी बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों ने आपस में मिठाइयों का आदान प्रदान कर त्योहारों की शुभकामनाएं दी। ये परंपरागत पहले दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर संबंधों को दर्शाती है, जिससे न केवल आपसी विश्वास मजबूत होता है बल्कि सीमावर्ती इलाकों में भी शांति और सहयोग का संदेश भी जाता है। त्योहार की इस खास मौके पर जवानों के चेहरों पर खुशी झलकती दिखी और यह आयोजन भारत बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ और देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।